कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर हम आपके बीच में आए हैं एक नया वीडियो लेकर के, एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। तो आज हम लोग छोटे छोटे बच्चों के बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे बच्चों से मेरा मतलब है कि अगर किसी माइनर के साथ में कोई अग्रीमेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस अग्रीमेंट को किस तरीके से देखता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में माइनर के साथ किए हुए अग्रीमेंट का क्या पोजीशन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि आपको एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना जरूरी है। कॉम्पिटेंट पर्सन होने से मेरा मतलब क्या? कॉम्पिटेंट पर्सन होने से मतलब ये है कि आपने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर ली हो, आप साउंड माइंड के हो, ठीक है, और आप कॉन्ट्रैक्ट करने से डिसक्वालिफाइड ना हो, ठीक है, अंडर एनी अदर लॉ, ठीक है। तो तीन चीजें होनी जरूरी है इन ऑर्डर फॉर अ पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी तीन बातें? एक, वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर चुका हो, दूसरा वो साउंड माइंड का हो, और तीसरा वो डिसक्वालिफाइड ना हो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। अब भैया एज ऑफ मेजॉरिटी का मतलब क्या? एज ऑफ मेजॉरिटी अगर इंडियन टर्म्स में देखे तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 बोलता है कि अगर आपने 18 इयर्स ऑफ एज अटेन कर ली है तो आपको इंडिया के अंदर में मेजर माना जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि अगर आप मेजर हो तो आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। तो अगर सिंपली रखे कि अगर आपने 18 साल की उम्र अटेन कर ली है, अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो आप इंडिया के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट मानता है। ठीक है, ये तो बात हुई, समझ में आई। लेकिन मान लीजिए अगर किसी माइनर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है या कोई अग्रीमेंट कर लेता है तो उसका क्या? आपको माइनर के साथ में किए हुए अग्रीमेंट को अगर याद रखना है, अगर इससे रिलेटेड प्रोविजंस को याद रखना है तो आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। कौन सी एक लाइन? वो एक लाइन है, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। अच्छा, इससे फायदा क्या? मैं आपको धीरे धीरे जब प्रोविजंस बताऊंगा तो आप देखोगे कि इस लाइन के साथ में सब कुछ फिट होता जा रहा है। तो सबसे पहली बात ये कि अगर माइनर के साथ में कोई अग्रीमेंट हुआ है या अगर माइनर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोली कि एक माइनर के साथ में किया हुआ अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या? वॉइड एब इनिशियो का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और सर ऐसा क्यों? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग माइनर के साथ में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्यों होगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। और अगर आप एक माइनर हो तो माइनर होते हुए आप कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते हो, और क्योंकि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो इसीलिए एक माइनर के साथ में किया हुआ अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। ठीक है। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? अगर दूसरी बात आपको याद रखनी है तो आपको एक लाइन और याद रखनी पड़ेगी। वो एक लाइन क्या है? वो एक लाइन कुछ ऐसी है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया हूं बड़ी शरारत करता हूं। ऐसा क्यों? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि अगर एक माइनर, ठीक है, एक पर्सन जो माइनर था और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, ठीक है, और उसके मेजर होने के बाद में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं करवा सकते हो, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करा सकते हो। जो बच्चा पहले बदमाश था वो बच्चा बड़े होने के बाद में भी बदमाश है। जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वॉइड था वो कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन के बड़े होने के बाद में भी वॉइड रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि माइनॉरिटी के टाइम पर किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट मेजॉरिटी के टाइम पर रेटिफाई नहीं कराया जा सकता है, परफॉर्म नहीं कराया जा सकता है।
वैलिडेट नहीं कराया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर बोलता है कि माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर नहीं कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में माइनर को कोई बेनिफिट दिया जाता है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में माइनर को कोई बेनिफिट दिया जाता है, तो माइनर इज एंटाइटल्ड टू टेक दैट बेनिफिट्स। ठीक है, माइनर पूरे हक के साथ में वो बेनिफिट्स ले सकता है। और मान लीजिए अगर आपने माइनर के साथ में कोई बदमाशी की, उसके बेनिफिट से उसको डिप्राइव किया, तो माइनर आपको कोर्ट में लेके जा सकता है। मैंने वो गाना बताया था ना आपको कि छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। अगर आप बेनिफिट्स उसको उसके बेनिफिट से डिप्राइव करोगे, उसके बेनिफिट्स उसको नहीं प्रोवाइड करोगे अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोर्ट में लेकर के जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर को ये पावर देता है कि ऑल्दो माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, बट माइनर इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एट द सेम टाइम अगर कोई पर्सन माइनर को उसके बेनिफिट्स नहीं देता है, तो माइनर उस पर्सन को कोर्ट में ले जा करके सू कर सकता है और अपने बेनिफिट्स को क्लेम कर सकता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है माइनर के साथ में अग्रीमेंट के बारे में? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि एक माइनर जो है वो हमेशा खुद को माइनर बता करके बच सकता है। ठीक है, हमेशा ये प्लेड कर सकता है कि वो माइनर है। ठीक है, और ये काम वो तब भी कर सकता है जब उसने खुद को मेजर बता करके किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हो। ठीक है, बोलने का मतलब क्या? बोलने का मतलब ये कि अगर एक माइनर खुद को मेजर बता करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, उसके बाद भी वो कोर्ट में ये गुहार लगा सकता है कि जज साहब मैं तो माइनर हूँ, मुझे नहीं पता ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आप मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है एक माइनर हमेशा खुद को माइनर बता करके बचने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और क्या बोलता है माइनर के बारे में? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि अगर आप किसी माइनर को नेसेसरी सप्लाई करते हो, नेसेसरीज का मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, अगर आप किसी माइनर को नेसेसरी सप्लाई करते हो, तो उस केस में उस माइनर की आपके तरफ में एक लायबिलिटी रहेगी, लेकिन वो लायबिलिटी सिर्फ माइनर के प्रॉपर्टी तक लिमिटेड रहेगी। मतलब माइनर को अपने पॉकेट से आपको एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी माइनर को नेसेसरी सप्लाई करी है, ठीक है, और अगर उस माइनर के पास में कोई प्रॉपर्टी है जो उनके एंसेस्टर छोड़ के गए हैं उसके लिए, तो उस प्रॉपर्टी से आप अपने नेसेसरीज का जो खर्चा है वो क्लेम कर सकते हो, लेकिन माइनर उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बात और बोलता है नेसेसरीज के बारे में कि नेसेसरीज का मतलब डिसाइड होगा उसके सराउंडिंग से, उसके एनवायरनमेंट से, वो किस लाइफस्टाइल में रहता है। ठीक है, जहां पर वो रहता है वहां के लोग किस तरीके से रहन सहन है उनके लिए नेसेसरीज क्या है, उस हिसाब से नेसेसरीज डिसाइड होंगी। ठीक है, तो अगर माइनर को आप नेसेसरी सप्लाई करते हो तो आप उसका कॉस्ट क्लेम कर सकते हो, लेकिन माइनर उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा, माइनर को अपने पॉकेट से कुछ देना नहीं होगा। अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से आप अपना कॉस्ट क्लेम कर सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि माइनर के बिहाफ पर उसके गार्जियन या पेरेंट्स कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए हो। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये भी बोलता है कि माइनर को किसी भी तरीके से किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कुछ करने के लिए बाउंड नहीं किया जाए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक माइनर को हर पॉसिबल प्रोटेक्शन दे रहा है। कहता है कि गार्जियन माइनर के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, करिए, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए हो वो कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से माइनर को कुछ करने के लिए बाउंड न करता हो। ठीक है, माइनर के साथ में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है
तो उसके परफॉर्मेंस की कोई बात ही नहीं आती। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि अगर माइनर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं की जा सकती है। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई परफॉर्मेंस डिमांड नहीं की जा सकती है। ठीक है, और माइनर के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि एक माइनर को कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता? भैया, इंसॉल्वेंट किसको आप डिक्लेयर करते हो? जिसके कोई ड्यूज हो, कोई डेट्स हो, ठीक है, और वो उन डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पा रहा हो। जब एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में ही एंटर नहीं कर सकता तो ड्यूज कहां से आएंगे, डेट्स कहां से आएंगे, और वो इंसॉल्वेंट कैसे डिक्लेयर होगा? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है एक माइनर को कभी भी इंसॉल्वेंट प्रूफ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या, माइनर को पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगेन माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में वो पार्टनर नहीं बन सकता है। लेकिन पार्टनरशिप के अगर कुछ बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सिर्फ बेनिफिट के लिए उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वो बेनिफिट्स के लिए वो एलिजिबल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर को बेनिफिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, माइनर को बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल मानता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आगे बोलता है कि एक माइनर एजेंट हो सकता है। ठीक है, एक माइनर एजेंट की तरह काम कर सकता है, लेकिन वो खुद किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं होगा, न ही वो अपने प्रिंसिपल के लिए लायबल होगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि अगर एक जॉइंट अग्रीमेंट हुआ है जिसमें माइनर और मेजर, एक माइनर ने और एक मेजर ने मिल करके एक जॉइंट अग्रीमेंट किया है, तो उस केस में उस अग्रीमेंट में सिर्फ जो मेजर वाला मेंबर है वही लायबल होगा, माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। बोलने का मतलब, अगर एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो एक मेजर और माइनर ने मिलके एंटर किया है, तो उस केस में लायबिलिटी जो अराइज होगी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, वो सिर्फ और सिर्फ मेजर की होगी। ठीक है, माइनर किसी भी तरीके से लायबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि क्या माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है क्योंकि माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए एक माइनर कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हो सकता है। अगर किसी कंपनी ने बाय मिस्टेक माइनर को शेयर होल्डर बना दिया है, तो उसे इमीडिएटली माइनर को शेयर होल्डर से हटाना पड़ेगा। ठीक है, एक माइनर कभी भी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि अगर माइनर से कोई सिविल रॉन्ग हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हुआ है, ठीक है, तो उस केस में माइनर को उसकी लायबिलिटी उठानी पड़ेगी। अगर माइनर से कोई सिविल रॉन्ग हो जाता है तो माइनर को उसकी लायबिलिटी उठानी पड़ेगी और उस सिविल रॉन्ग को रेटिफाई करना पड़ेगा। तो आज की हमारी क्लास में हम लोगों ने माइनर के साथ में हुए अग्रीमेंट्स को, माइनर के साथ में हुए कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या प्रोविजंस है, उसके बारे में बताया आपको। होपफुली आपको ये लेक्चर भी बहुत पसंद आया होगा। आप जिस तरीके से मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहिए। मैं बार बार आपके बीच में इसी प्यार के साथ में आता रहूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।